हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान से आए प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण के लिए जयशंकर जी ने पहला बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे आपको प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे, जयशंकर जी की जुबानी तो वहीं बताएंगे। चीन के साथ मिलकर पीओके में बेहद अहम काराकोरम हाईवे को और मजबूत करेगा पाकिस्तान, भारत करता है इसका विरोध, नियम बदले। जी हाँ, भारत को झटका देने की तैयारी में है ये चाइना और पाकिस्तान, तो वहीं बताएंगे। श्रीलंका में अजीत डोभाल की रणनीति से क्या लग जाएगी चीन की लंका, बताएंगे क्या है अजीत डोभाल जी का नया प्लान, नई रणनीति। तो वही दोस्तों, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत के दुश्मन पाकिस्तान को पहली बार बांग्लादेश की इस नई अंतरिम सरकार ने हथियारों का दे दिया है बम्पर ऑर्डर। जी हाँ, भारत के लिए बड़े ही झटके की खबर दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर हुआ खत्म। जी हां, एफसीओ समिट के लिए पीएम मोदी को मिले न्योते के बीच जयशंकर जी का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों बहुत बड़ा निर्देश, इंडिकेशन दिया है जयशंकर जी ने अपने बयान के मद्देनजर। बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव से जुड़े मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी हमेशा एक पहेली होते हैं। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी पड़ोसियों के साथ चुनौतियां नहीं है। वहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत और उसके साथ रिश्ते पर विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, उसके साथ कैसे रिश्तों की कल्पना करें। बता दें कि इस्लामाबाद में अक्टूबर में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। एक स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 15 से 16 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें एक निमंत्रण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा गया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर आगे कहा कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। जहां तक जम्मू और कश्मीर की बात है तो अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ हम किस तरह के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब आतंकवाद और बातचीत को एक साथ नहीं देख सकता है और पाकिस्तान को अपनी नीति पर पुनः विचार करना ही होगा यदि वो भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। तो जी हाँ, ऐसे में दोस्तों जयशंकर जी का ये कहना कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संदेश है, एक इंडिकेशन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पाकिस्तान जाने का कोई मतलब नहीं बनता। जी हाँ, आखिर किस पाकिस्तान के गुण को लेकर पीएम मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे, वाकई में ऐसा कोई भी गुण पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, आप लोग जवाब देना मत भूलिएगा। दोस्तों वाकई में पीएम मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए कि नहीं, तो वही बता दें। चीन के साथ मिलकर पीओके में बेहद अहम काराकोरम हाईवे को और मजबूत करेगा पाकिस्तान, भारत करता है इसका निरंतर विरोध, बदले नियम। जी हां, पाकिस्तान की सरकार ने काराकोरम हाईवे पर एक सड़क के निर्माण का ठेका चाइना को देने के लिए नियमों में बदलाव किया है। ये सड़क 2 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से बननी है। इसके बजट को पाकिस्तान सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अब इसका ठेका चीनी कंपनी को दिया गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति यानी ईसीसी ने काराकोरम राजमार्ग के एक हिस्से के निर्माण के लिए चीनी कंपनियों को ठेका देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के नियम में बदलाव किया। ट्रिब्यून.पीके की रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को जमीन मार्ग से जोड़े रखने के लिए हाईवे का थाकोट रायकोट खंड काफी अहम है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार ईसीसी ने सीपीईसी के तहत केकेएच के पुनर्गठन पर चीन और पाकिस्तान के बीच फ्रेमवर्क समझौते पर विचार किया। चर्चा और विचार विमर्श के बाद ईसीसी ने संचार मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सार्वजनिक खरीद नियम 2004 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार फ्रेमवर्क समझौते के प्रावधानों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के विरोध को दरकिनार करते हुए काराकोरम हाईवे में इस निर्माण को मंजूरी दी है। काराकोरम राजमार्ग के थाकोट रायकोट 241 किलोमीटर खंड के निर्माण को मंजूरी पर भारत को ऐतराज हो सकता है। दरअसल काराकोरम राजमार्ग पाकिस्तान के एबटाबाद को काराकोरम पर्वतमाला के पार चीन के झिंजियांग क्षेत्र के काशगर से जोड़ता है। ये राजमार्ग पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऐसे में भारत का इस पर ऐतराज रहा है। वहीं इस राजमार्ग के बनने से सीमा पर चीन और पाकिस्तान की सेना को पहुंचना आसान होगा। इसे देखते हुए भी ये भारत के लिए चिंता का सबब है। जी हां दोस्तों, वहीं बता दें श्रीलंका में अजीत डोभाल की रणनीति से क्या लग जाएगी चीन की लंका, आखिर राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से क्या हुई बात, बता दें। श्रीलंका में चल रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अजीत डोभाल की मौजूदगी सिर्फ यूं ही नहीं है। यहाँ कोलंबो में एनएसए अजीत डोभाल 4 देशों के एनएसए स्तरीय वार्ता में भाग लेने पहुंचे हैं। मकसद साफ है, आंतरिक और वाद सुरक्षा
सुरक्षा को मजबूती देना, विशेषकर चीन के खिलाफ श्रीलंका से लेकर मालदीव और मॉरिशस तक ऐसी रणनीति बनाना कि वो भारत के खिलाफ कोई साजिश न कर पाए। चीन को हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर तक घेरना ही भारत का मकसद है, ताकि चीन की कोई भी चाल भारत के खिलाफ सफल ना हो पाए। एनएसए अजित डोभाल ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जी से मुलाकात की और जारी द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। डोभाल आज होने वाले कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए बृहस्पतिवार को यहाँ पहुंच गए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग ने कहा कि डोभाल ने आज सुबह राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका और भारत के बीच जारी आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। पीएमडी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार सागला रत्नायके भी बैठक में शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में माना यह जा रहा है कि जहाँ भी माना क्या दोस्तों, रियलिटी भी यही है कि जहाँ भी अजित डोभाल की रणनीति लगी है वो सक्सेस ही हुई है। ऐसे में श्रीलंका में फिर एक बार अजित डोभाल की रणनीति वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि चीन की लंका लगाकर ही रहेगा तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, भारत से सीखे पाकिस्तान। जी हाँ, इमरान खान ने चुनावों से पहले पाकिस्तान सरकार को दे दी है ये कहते हुए नसीहत। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान ने आरोप लगाया है कि मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यदि पद से हटा दिया जाता है और प्लान बी को लागू किया जाता है तो उनका भी अपहरण हो सकता है। अदियाला जेल में बीते रोज गुरुवार को अनौपचारिक बातचीत के दौरान इमरान खान ने कहा कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता यही है कि वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को खत्म करे। इमरान खान का दावा है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया है। अपने आरोपों को खारिज करते हुए इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार पर उनकी पार्टी और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव को लेकर पाकिस्तान सरकार को नसीहत दे दी है कि उन्हें भारत से सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, इमरान खान का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा के साथ मिलकर उनकी पार्टी के चुनावी जनादेश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ये भी दावा किया है कि पिछले 6-7 महीनों से निर्वाचन क्षेत्र खोलने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। सरकार की आलोचना करते हुए इमरान खान ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक देश की तरह बन गया है जहाँ के लोगों को अपने शासकों पर यकीन ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वाकई में इमरान खान ने जो भारत से सीख लेने का बयान दिया है दोस्तों, यह दिखाता है कि पाकिस्तान बेशक भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, बेशक भारत को दहलाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह मालूम है कि भारत देश एक बेहतरीन देश है जो कि वाकई में है। तो वहीं दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बांग्लादेश की नई सरकार ने दिया हथियारों का बम्पर ऑर्डर। तोप और टैंक के गोले RDX जैसे हथियार मंगाए हैं। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से गोला बारूद की बड़ी डील की है। बांग्लादेश ने गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से डील की है। ट्रिब्यून ने सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया जाना है। ये चरण सितंबर से शुरू होंगे। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन इस दफा काफी बड़ी तादाद में आपूर्ति होनी है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है जो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच के लक्ष्यों पर फायर कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निर्यात प्रभाग ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने सभी कारखानों को ऑर्डर की सूची भेज दी है। POF की ओर से हवेलियन, संजवाल और गढ़वाल में विभिन्न प्रभागों के प्रबंध निदेशकों को भेजे गए पत्र में पाकिस्तान से बांग्लादेश को सैन्य निर्यात का विवरण दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में ये कहीं ना कहीं ऑर्डर भारत को जरूर झटका दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का अब तक बांग्लादेश से दूर रहना और अंतरिम सरकार के बनते ही बांग्लादेश का पाकिस्तान को हथियारों का ऑर्डर देना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अब इस सरकार के बढ़ते रिश्ते भारत को बांग्लादेश से अलग कर ही सकते हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, शेख हसीना के जाते ही बंगाल की खाड़ी पर कब्जे की जंग अमेरिका और चीन चल रहे दांव भारत के लिए क्या है, इसमें बता दें, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता के जल्द ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अंतरिम सरकार का गठन हुए महीना भी नहीं बीता है, ऐसे में उसके बारे में आकलन करना जल्दबाजी है। कार्यवाहक सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का बदलाव का वादा प्रदर्शनकारियों के मूड से मेल खाता है, लेकिन बांग्लादेश की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, अगस्त में हुए तख्ता पलट के बाद से देश लगातार अराजकता की चपेट में है। आरक्षण के मुद्दे पर नाराज छात्रों के पीछे लगकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की जमात ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। शेख हसीना के जाने के बाद इन सबको खुली छूट मिल गई है, जिसका परिणाम लूट, आगजनी, बर्बरता और हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले के रूप में सामने आया है। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस ने सामान्य स्थिति को बाहर करने का वादा किया, लेकिन उसका कहीं असर नहीं दिखाई दिया। हाँ, हिंसा का रूप जरूर बदल गया है, लेकिन हिंदुओं और भारत के खिलाफ दुश्मनी पहले की तरह ही है। मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल केवल मीडिया को दिखाने के लिए है। बांग्लादेश में इस राजनीतिक उथल पुथल में अमेरिका और चीन का हस्तक्षेप साफ है। शेख हसीना पहले से ही अमेरिका के हस्तक्षेप और सेंट मार्टिन द्वीप में अमेरिकी दिलचस्पी का जिक्र कर चुकी है। हालांकि चीन आलोचना की नजर से बच गया है। तो वहीं बता दें, 6 महीने में आएगी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन ड्रैगन की डगर पर भारत की तगड़ी वाली चोट। दोस्तों, चीन की चालाक
चालाकियों और चालबाजियों से निपटने के लिए भारत की नौसेना ने समंदर के सीने में ऐसा खूंटा गाड़ दिया है जिसकी धमक और टीस बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे फौजी जनरलों को जरूर महसूस हुई होगी। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। हिमालय अगर भारत माता के माथे पर लगा मुकुट है तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कुदरत का वो बेशकीमती भेंट है जिनका बखान करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। भारत की तटीय सीमा करीब 7,516 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्रों की सीमाओं से मिले हैं। इन समुद्रों से मिलने वाली संपदा की निगरानी भी बड़ी चुनौती है। हिंद महासागर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महासागर है। नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को देश की समुद्री सीमाओं की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता है। समंदर में भारत के हितों की सुरक्षा और वर्चस्व की जंग में भारत ने 6 महीनों के भीतर तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी को समंदर की गहराइयों में उतारने का फैसला किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के बड़े खतरे के मद्देनजर भारत का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना 6 महीने से पहले अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को तैनात करने के लिए तैयार है। तीसरी पनडुब्बी की समुद्र में तैनाती के साथ ही भारत का परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम ट्रायो सेफ्टी पावर पैक का सर्किट पूरा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, टीटीपी के हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बोल दिया हमला। अफगान सीमा के पास चल रहा अभियान। जी हां, पाकिस्तानी तालिबान के हमलों से पाकिस्तान की सेना बौखला गई है। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सीमा से लगी खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में हवाई हमला बोल दिया है। टीटीपी चरमपंथियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चल रहा है। हवाई हमलों में लश्कर इस्लाम और टीटीपी के गढ़ों को नष्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना का अभियान अभी भी जारी है जिसमें विशेष बलों, हवाई हमला करने वाली यूनिट के साथ ही पैदल सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चरमपंथियों ने इस साल की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान के भीतर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। जी हां, पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में भी सैन्य अभियान चलाकर 5 विद्रोहियों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि 26 अगस्त को बलूचिस्तान में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर की गई कायराना आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में सुरक्षा बल अपराधियों की तलाश के लिए व्यापक खुफिया आधारित अभियान चला रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा को ले लिया वापस। कानून में भी होगा संशोधन। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक बड़ा झटका दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने हसीना और उनके करीबी रिश्तेदारों को दी गई विशेष सुरक्षा बृहस्पतिवार को वापस ले लिया है। इससे हसीना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें कि अंतरिम सरकार ने कुछ दिन पहले ही उनके राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए थे। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी की गई खबर में बताया गया कि मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने हसीना और उनके करीबी रिश्तेदारों को दी गई विशेष सुरक्षा बृहस्पतिवार को वापस ले लिया है। इससे हसीना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें कि अंतरिम सरकार ने कुछ दिन पहले उनके राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए थे। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी द्वारा दी गई खबर में बताया गया कि मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सलाहकार परिषद ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और उनके करीबी रिश्तेदारों को दी गई विशेष सुरक्षा को हटाने के लिए विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2021 में संशोधन करने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी के ये बड़े नेता रहे मौजूद। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए। चंपई सोरेन को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अर्जुन मुंडा समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोरेन ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जनता की सेवा की है। आज वे झारखंड गठबंधन की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा में आ गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। टाइगर जिंदा है, वे टाइगर है। उनके साथ मिलकर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी और झारखंड की जनता को यहाँ की बेईमान सरकार से मुक्ति दिलाएगी। सोरेन भाजपा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। वे कोर कमेटी में भी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही बता दें, अखिलेश यादव का सीएम योगी जी पर लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार। कहा मुख्यमंत्री इमोशन नहीं समझते। जी हाँ, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लाल टोपी वाले सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि सीएम योगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार के सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें हर जगह लाल लाल दिख रहा है। लाल रंग इमोशन का है, हमारे सीएम इमोशन नहीं समझते। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, मुख्यमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे, उन्हें सिर्फ लाल रंग दिख रहा है। ये बात अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे के घर पहुंचने के बाद कही है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताना मत भूलेगा। तो वही बता दिए थे कि सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी जरूर बताएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, वीडियो को शेयर करते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मत भूलिएगा। और मिलता अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत।